हेलो दोस्तों, तो आज इस एक छोटे से सेशन के अंदर हम लोग आरआरबी जेई के एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आरआरबी जेई का एग्ज़ाम बहुत लंबे समय से इंडिया में कंडक्ट होता है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए, और 2023 के अंदर भी आरआरबी जेई कंडक्ट होने वाला है, ऐसा जो गवर्नमेंट फोर्सेस हैं और रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो कुछ लेटर सर्कुलर्स आई थे उसके अंदर भी ये क्लियर हुआ था। तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं जल्दी से। जैसे आपको उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बहुत कुछ एक अपने दिमाग के अंदर एक आपको रूट मैप तैयार हो जाए और आपको समझ में आए कि इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है। डन। तो बच्चों, जो आरआरबी जेई का एग्ज़ाम है उसमें जाने के पहले हम थोड़ा सा इस एग्ज़ाम के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम होता है वो इंडियन रेलवेज़ में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए होता है। इंडियन रेलवेज़ मतलब इस दुनिया के अंदर मौजूद एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इंडियन रेलवे के रनिंग ट्रैक को देखते हैं ना, रनिंग ट्रैक मतलब मैं पूरे ट्रैक को देख रहा हूँ, जो एक ट्रैक जाता है एक ट्रैक आता है, या फिर जितने भी स्टेशंस पर आपको दूसरे ट्रैक्स दिखते हैं उन सबको मिला करके देखें तो 1,26,366 किलोमीटर का ट्रैक हम डाल चुके हैं अब तक, हमारे इंजीनियर्स डाल चुके हैं। और अगर अर्थ की रेडियस हम देखते हैं या उसका डायमीटर देखते हैं तो उसका जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल डाया है वो केवल 12,714 किलोमीटर है। मतलब अगर हम इंडियन रेलवेज के द्वारा डाले गए पूरे ट्रैक को देखें ना, तो हम इस अर्थ के ऊपर कंटिन्यूसली घूमते रहेंगे। तो फिर हमारा जो पूरा का पूरा ट्रैक का लेंथ है वो बन करके आ पाएगा। तो सच अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, सच अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर देखते हैं तो 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है इंडियन रेलवेज। तभी तो इसमें जॉब करना एक लेगेसी माना गया इंडिया के अंदर, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो। इन ब्रांचेस के अंदर जो फर्स्ट चॉइस होती है, जो ड्रीम एक गवर्नमेंट जॉब होता है, वो इंडियन रेलवेज का होता है हमेशा बच्चों का। ठीक, तो उसी इंडियन रेलवे के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज का सेटअप बनाया गया है, जो एम्प्लॉयज़ का सेटअप बनाया गया है बच्चों, वो 4 तरीके का है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ए के अंदर जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो यूपीएससी के थ्रू होते हैं। आपको पता होगा अभी रिसेंटली जो आईआरएमएस की नई एग्जामिनेशन रेलवे ने तैयार की है, निकाली है, उस पर रिक्रूटमेंट भी होने वाला है इस साल। तो वो ग्रुप ए के पोस्ट के लिए होती है। ग्रुप बी में जो पोस्ट होती हैं वो पहले एग्जाम्स के थ्रू भी भरी जाती थी, फिर बीच में उनको प्रमोशनल एक चैनल के थ्रू बनाया गया कि ग्रुप सी से प्रमोशन के थ्रू हम ग्रुप बी की पोस्ट को भरेंगे। फिर बाद में फिर से ऐसी न्यूज आई कि ग्रुप बी के लिए भी फिर से एग्जाम स्टार्ट होगा। खैर, उसके बाद ग्रुप सी और ग्रुप डी होता है। हम आज जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो ग्रुप सी के बारे में बात कर रहे हैं। जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होता है ना बच्चों, वो ग्रुप सी के अंदर आता है। और ये 21 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं इंडिया के अंदर, वो 21 आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स मिलकर के इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं और अलग अलग जोन्स के लिए इंजीनियर्स की भर्ती करते हैं, उनको रिक्रूट करते हैं। देन ग्रुप डी एग्जाम्स होते हैं, जैसे आरआरबी होता है उसी तरह से रिक्रूटमेंट सेल्स होती है जिनको आरआरसीज बोलते हैं, और उसके लिए भी वो एग्जामिनेशन होता है। ग्रुप डी की भी उनकी अलग से भर्तियां निकलती हैं। ग्रुप ए और बी गजेटेड पोस्ट के अंदर आती हैं, और जो ग्रुप सी और ग्रुप डी है वो नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए आती है। तो आज हम इस ग्रुप सी मतलब जेई के पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। डन। तो जो रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर है, जैसा कि मैंने आपको कहा, 21 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स मिलकर के करते हैं। तो ये पूरे बोर्ड्स हैं अहमदाबाद से लेकर के त्रिवेंद्रम तक। इन 21 बोर्ड्स के अंदर ये एग्जामिनेशन होते हैं। एग्जामिनेशन एक साथ होता है, लेकिन इन्होंने अपने रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को सेंट्रलाइज नहीं किया हुआ है। जैसे कि एसएससी जेई जब एग्जामिनेशन करता है तो वो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, ये नहीं करते हैं। ये अलग अलग रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन एक साथ होता है, लेकिन आपको जो पोस्टिंग मिलेगी तो वो उसी बोर्ड के अंदर मिलेगी, उसी जोन के अंदर मिलेगी जिस बोर्ड के अंदर आपने एग्जाम दिया है। आपको चॉइस भरनी पड़ती है वहां पर। डन। अब बच्चों, इस रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसीजर क्या है उसको समझ लेते हैं, है ना। तो एक ट्रेन है, उसके अंदर 3 डब्बे हैं, उन 3 डब्बों के अंदर चढ़ करके आपको जाना है, और आप एक एक करके उन डब्बों के अंदर चढ़ सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि सबसे पहले इंजन में जाकर के बैठ जाएंगे, है ना। सबसे पहले CBT 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो CBT 2 होगा। अगर आप उसमें भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आप इंजन में पहुँच जाएंगे, दैट इज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। और अगर आप इंजन में पहुँच गए तो फिर ये इंजन आपको कहाँ लेकर के जाएगा, ये इंजन आपको आरआरबी जेई के अंदर सिलेक्शन तक लेकर के जाएगा। तो ये हमारा पूरा रूट टू सिलेक्शन रहेगा। CBT 1 आपको पहले देना होगा, अगर आप इसमें सफल होते हैं CBT 2, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब इनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है। पहले CBT 1 को देख लेते हैं। CBT 1 के अंदर बच्चों
एक आपका ऑनलाइन पेपर होगा जिसका टोटल टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स होगा, और उस 90 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। उन 100 क्वेश्चन के अंदर मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 25, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे 15 और जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे 30। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और वो 100 मार्क्स के होंगे। लेकिन यहां पर एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, जो छोटू हमको बता रहा है यहां पर खड़ा हुआ, छोटू क्या बोल रहा है हमसे? छोटू बोल रहा है कि भैया यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, इसीलिए ज़्यादा तुक्केबाजी के चक्कर में मत पड़ जाना। और ऐसा नहीं कि हम पूरे 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 टिक लगा के चले जाएं, है ना। हमने जो तैयारी की है हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। तो हमारी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी हर क्वेश्चन के अंदर, तो हमें उसे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले बोला ना, रेलवे एक लेगेसी है इंडिया के अंदर, तो रेलवे हर किसी को नहीं मिलता, है ना। रेलवे ने अपना कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, अपना कुछ कट ऑफ सेट कर रखा है, और वो कट ऑफ यहां नीचे लिखा हुआ है। आपको मिनिमम परसेंटेज मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे। हर कैटेगरी के लिए अलग है। जैसे जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं, अनरिजर्व में आप हैं, तो 40% मिनिमम मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, ओबीसी में 30%, एससी में 30%, एसटी में 25%। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है। CBT 1 में ये क्वालिफाई करवाते हैं केवल उन बच्चों को जो बच्चे उसके अंदर एक मिनिमम परसेंटेज मार्क्स लेकर के आएंगे, और टोटल क्वालिफिकेशन होगा 15 टाइम्स टू दी वैकेंसी। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेकर के चल रहा हूं, 10 वैकेंसीज हैं, अगर 10 वैकेंसीज हैं तो उसका 15 टाइम्स 150 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ भी जाएगा। लेकिन मिनिमम कट ऑफ जो इन्होंने तय किया हुआ है, मिनिमम स्टैंडर्ड जो तय किया हुआ है, जैसे एक अन्य जब का बच्चा है तो उसको कम से कम 40% मार्क्स लाने हैं, चाहे इनकी सीट खाली रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बैकलॉग में चली जाएंगी। लेकिन ये अपने स्टैंडर्ड से समझौता नहीं करते, ठीक है। तो आपको मिनिमम मार्क्स तो लेकर के आने पड़ेंगे। दूसरी बात, ये जो CBT 1 है ना, ये केवल और केवल स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रीनिंग का मतलब होता है इसके मार्क्स आगे काउंट नहीं होंगे। ये केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, आपको केवल इसको जंप करके आगे बढ़ जाना है, इसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाना है और CBT 2 तक पहुंच जाना है। आपके जो मार्क्स फाइनली काउंट होने वाले हैं ना, वो CBT 2 के होने वाले हैं। यहां अगर आप 100% मार्क्स लेकर आ रहे हैं कोई मतलब नहीं है, अगर आप मिनिमम कट ऑफ भी क्लियर कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ स्क्रीनिंग है, बच्चों को स्क्रीन आउट करना है, ठीक। अब इनके बारे में देख लेते हैं कि इनका इंडिविजुअल सिलेबस क्या है और आपको तैयारी कैसे करनी है। अगर हम सबसे पहले देखते हैं मैथमेटिक्स को, तो मैथमेटिक्स के अंदर हम जब बचपन में हम 11th 12th में या उसके बाद हमने किसी एग्जाम की कभी कोई तैयारी की होगी, या SSC JEE के अलावा जो SSC के एग्जाम्स होते हैं उसकी कभी कुछ तैयारी की होगी, तो हमने इन टॉपिक्स को पहले भी कभी देखा होगा। जैसे नंबर सिस्टम है, पाइप एंड सिस्टम्स हैं, कैलेंडर एंड क्लॉक है, एज कैलकुलेशन है, स्क्वायर रूट है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है। इस तरह से पूरे के पूरे टॉपिक्स होते हैं जो मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं। इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अगर आप बहुत अच्छे से डीपली इन टॉपिक्स को पढ़ने बैठेंगे तो भी ये टॉपिक्स बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर उतना बड़ा कोई कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं होता है ना, उतनी बड़ी कोई थ्योरम्स इन्वॉल्व नहीं होते, उतने बड़े कोई प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व नहीं होते। और हम इंजीनियर्स जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे लिए बहुत आसान चीज़ें होती हैं, हम बड़ी आसानी से इनको समझ सकते हैं। तो बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं जो मैथमेटिक्स के अंदर दिए हुए हैं। और वैसे भी CBT 1 के अंदर रेलवे अपने एडवर्टाइजमेंट में लिखता है कि ये केवल एक जनरल क्वालिफिकेशन है, वो केवल एक स्टूडेंट का ये चेक करते हैं कि वो इन जनरल उसकी नॉलेज कैसी है, इन जनरल उसकी एबिलिटीज़ कैसी हैं, सिर्फ उसके लिए उन्होंने स्क्रीनिंग बनाई हुई है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का ये पूरा सिलेबस है जो हमें तैयार करना होगा। मैथमेटिक्स के बाद अगर हम जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग देखते हैं तो उसमें भी बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, बहुत नॉर्मल टॉपिक्स हैं, जो जनरली रीजनिंग के अंदर हमें किसी भी एग्जाम्स के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। देन जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंटल इश्यूज concerning India and the world, Indian polity and constitution, Indian economy, Indian geography, culture and history of India including freedom struggle। यहाँ आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी, आपको कहीं से पढ़ करके इनको समझना पड़ेगा और इनको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर हम इस पोर्शन को देखते हैं तो। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, हमें अपनी पढ़ाई उसी तरह से करनी है जिस तरीके से इन पर्टिकुलर सेक्शंस का वेटेज है। अगर किसी का कम वेटेज है तो हमें उसे उतना टाइम देना है, किसी का ज़्यादा वेटेज है तो हमें उसे उतना टाइम देना है उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम केवल जनरल अवेयरनेस ही पढ़ते रहे, जनरल अवेयरनेस ही पढ़ते रहे। डन। जनरल साइंस के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स और लाइफ साइंस होते हैं, और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट बहुत डीप या बहुत डिटेल में होते हैं।
हमने 11th में 12th में जो नॉर्मल हम लोगों ने साइंस पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, फिजिक्स पढ़ी हुई है, वो हमें थोड़ी बहुत हमारी मेमोरी में रहती है अभी तक, क्योंकि हम सभी साइंस कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो अप टू 10th लेवल आते हैं, तो हमने उससे ज़्यादा पढ़ा हुआ है। फिजिक्स भी पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री भी पढ़ी हुई है। लाइफ साइंस हम थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, 10th लेवल तक की जो बुक्स हैं वहाँ से हमको समझ में आ जाएगा कि जो हल्की सी एक बायोलॉजी होती है, उसके अंदर बॉटनी होती है, जूलॉजी होती है, उसको हम थोड़ा सा एक बार देख सकते हैं, उसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। डन। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो खुश होने की जरूरत नहीं है ना। खुश होने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कहा ना केवल स्क्रीनिंग है, ये आपको केवल एक अगले फेज में बोल रहा है। भाई खुश हो रहा है ना, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अभी केवल वैकेंसीज के 15 टाइम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ आकर के इसको क्वालिफाई कर लिया है। हाँ, मिनिमम मार्क्स जरूरी है भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ, नहीं तो सीट बैकलॉग चली जाएंगी। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और 40% मार्क्स नहीं लेकर के आ पाए तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। चाहे नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स बहुत कम हो, वैकेंसी से भी कम हो, तब भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो अगर आप यहां पर क्वालिफाई हो गए, अब आप CBT 2 के लिए एलिजिबल हो गए और आप CBT 2 के लिए जाएंगे। CBT 2 थोड़ा सा एडवांस लेवल का पेपर है। CBT 1 का लेवल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन CBT 2 थोड़ा सा एडवांस लेवल का पेपर है। CBT 2 में अंदर जाने के पहले एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, यहाँ पर पहले से एडवर्टाइजमेंट लिख के रखता है कि यहाँ पर वर्चुअल कैलकुलेटर यूज किया जा सकता है। और जहाँ भी वर्चुअल कैलकुलेटर आ जाए मेरे भाई, वहाँ समझ जाओ कि अब कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, वहाँ कैलकुलेशंस होने वाली हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि गेट के जैसी कैलकुलेशन तो नहीं होगी, ये तो तय है। उतने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आएंगे जितना गेट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर भी अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो हल्की फुल्की कैलकुलेशंस तो आप देखने के लिए मिलने वाली हैं, न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मिलने वाली हैं। ऐसा नहीं कि आपने थ्योरी पढ़ी और टिक लगाया, थ्योरी पढ़ी और टिक लगाया, ऐसा अब नहीं हो पाएगा। अगेन CBT 2 के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से क्लियर है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर दिया हुआ है। उसके अंदर फिर से एक जनरल अवेयरनेस का आपका 15 मार्क्स का सेक्शन होगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होगी, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस होंगे, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, और टेक्निकल एबिलिटीज होंगी। टेक्निकल एबिलिटी के अंदर क्या आएगा? टेक्निकल एबिलिटी के अंदर आपकी जो भी टेक्निकल ब्रांच है, आप जिस भी ब्रांच से अपीयर हो रहे हैं, जैसे कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के आएंगे, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के आएंगे, अगर कंप्यूटर साइंस के या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं तो उसके क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से पूरा पेपर होगा। टोटल आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 2 घंटे के टाइम में आपको ये 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ा वेटेज हमें दिखाई दे रहा है ना, वो सबसे बड़ा वेटेज हमें किसके अंदर दिखाई दे रहा है? सबसे बड़ा वेटेज हमें दिखाई दे रहा है टेक्निकल एबिलिटी के अंदर। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि सर RR भी चाहिए, तो ऐसा लगता है देखने में कि नॉन टेक्निकल एग्जाम है ना। भाई इसको अच्छे से तो देखो एक बार, आपको टोटल 150 मार्क्स लेकर के आने हैं और उस 150 मार्क्स में से 100 मार्क्स आपको केवल आपकी टेक्निकल ब्रांच ही दे रही है। आपको आपका केवल जिस भी ब्रांच में आपने बैचलर्स किया हुआ है या आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आपको वही ब्रांच 100 मार्क्स लेकर के दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि नॉन टेक्निकल एग्जाम है, ये प्योरली टेक्निकल एग्जाम है। CBT 1 जो स्क्रीनिंग थी वो जरूर नॉन टेक्निकल बेसिस था, ठीक है ना। यहां पर भी आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, जैसा हम पिछले CBT 1 में देख करके आए थे, आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेकर के आने हैं, उसी तरह से आपको यहां पर भी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 40% मार्क्स लेकर के आने हैं। अगर आप OBC, SC या ST कैटेगरी के हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर के आने हैं, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। डन। अब इनको एक बार देख लेते हैं अंदर जाके कि इनका सिलेबस क्या कैसा है। अगर हम जनरल अवेयरनेस का सिलेबस देखते हैं तो ऑलमोस्ट एकदम सेम है जैसा कि हमने पहले सिलेबस देखा था, लगभग ऐसा ही सिलेबस फिर से यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर ये देखने में है पिछले कुछ ईयर्स में कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से एडवांस हो जाते हैं, है ना, थोड़े से एडवांस क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप CBT 1 से कंपेयर करते हैं तो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी अच्छे से आपको तैयारी करनी है। CBT 1 में अगर आप क्वालिफाई करके आए हैं तो आपकी तैयारी तो पहले से ही हो गई है, आपको थोड़ा सा और उसको शार्प कर लेना है अपनी तैयारी को। उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो मैंने आपको पहले ही बोला अप टू 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस आता है। तो बच्चों इसके लिए बड़ा अच्छे से ध्यान रखें। सबसे छोटा सा काम है, NCERT की बुक्स ले लीजिए और उनके एक बार पढ़ लीजिए, और चाहे तो उसका एक नोट्स टाइप अपना बना लीजिए। NCERT की बुक्स का जो 10th क्लास की बुक है उसका एक नोट्स टाइप अपना तैयार कर लीजिए, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ हर एग्जाम के अंदर जहाँ भी आजकल कंप्यूटर पूछा जा रहा है ये सब चीज़ें होती हैं। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, MS ऑफिस। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए,
ये पूरे की पूरी जो चीज़ें दिखती हैं बड़ी खतरनाक सी दिखती हैं, पर्टिकुलरली सिविल के बच्चों को और मैकेनिकल के बच्चों को, इलेक्ट्रिकल के बच्चों को। जो CSE के और IT के बच्चे हैं तो उनको तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल है उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो उन्होंने पढ़ा हुआ है। बच्चे बोलते सर ये तो मतलब दिक्कत हो जाएगी, हमें बहुत पढ़ना पड़ेगा। ना भाई, इतना परेशान मत हो। देखो, तुम्हारे साथ कोई CSE IT का बंदा नहीं आएगा। अगर तुम सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के हो, तुम्हारे इसमें जितने भी लोग बैठेंगे ना वो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के ही होंगे। अच्छा सर, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि उन सब बच्चों की नॉलेज इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ऑलमोस्ट सेम होगी, है ना। आप जितनी पढ़ाई करेंगे वो भी उतनी ही पढ़ाई करके इसके अंदर आएगा, ठीक है। और इसका वेटेज उतना बड़ा नहीं है कि आपको घुस करके इस पूरी की पूरी ब्रांच को, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को आपको पढ़ना है। आपको इन टॉपिक्स का एक ओवरव्यू ले लेना है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ाई कर लेना है, सो दैट आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को ठीक करके आ सकें। क्योंकि आपका जो मैक्सिमम मार्क्स का एरिया है ना वो आपकी कोर ब्रांच आने वाली है, तो आपको स्कोर तो सबसे ज़्यादा वहीं करना है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यहाँ आपको एक आपके दिमाग में एक उसका ओवरव्यू हो, आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं, इतनी पढ़ाई आपको कर देनी। तो ज़्यादा परेशान उसके चक्कर में होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, तो बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। अगर सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही आसान है। ये सब चीज़ें लगभग वो लोग पढ़ते ही हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वो पढ़ते ही हैं, एयर पॉल्यूशन पढ़ते ही हैं, नॉइस पॉल्यूशन पढ़ते ही हैं, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट वो लोग पढ़ते ही हैं। बाकी जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत आसान है। आप कहीं से भी इन टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं, इन टॉपिक्स के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा एनवायरनमेंट के जो टॉपिक्स हैं। डन। उसके बाद जो टेक्निकल एबिलिटीज़ हैं उसके अंदर टोटल 7 ग्रुप बनाए हुए हैं रेलवे ने। पहला ग्रुप सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग का है। सिविल से रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग्स हैं अलग अलग वो पूरी इसके अंदर आती हैं। फिर मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या प्रिंटिंग इंजीनियरिंग कई यूनिवर्सिटीज़ में है, उस नाम से है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और उसके बाद एक CMA ग्रुप है। CMA ग्रुप के अंदर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में जिन लोगों ने BSc की हुई है वो लोग भी इस एग्जाम को लिख सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अच्छा, ये सब एक ही पोस्ट के लिए कॉम्पिटिट नहीं कर रहे, है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर साइंस वाले यहां पर हैं लेकिन उनके पोस्ट एकदम अलग हैं, ठीक है। सिविल वालों के पोस्ट एकदम अलग हैं क्योंकि उनका काम अलग है ना, उनका वक्त पूरा अलग है। जैसे अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग कंपेयर करते हैं तो हम एक पोस्ट के लिए कंपेयर नहीं कर सकते ना, एक पोस्ट पर कॉम्पिटिट नहीं करेंगे वो। सिविल इंजीनियरिंग वालों को PV मिलेगा, स्टोरेज का काम, स्टोर का काम मिलेगा, लाइक PV के अंदर जो ट्रैक डलते हैं, ट्रैक का मेंटेनेंस होता है, या जो बिल्डिंग वर्क्स होते हैं, दूसरे सिविल इंजीनियरिंग के काम होते हैं, वो काम वो लोग मेनली करते हैं। जो ब्रिजेस बनते हैं वो काम वो लोग मेनली करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो रोलिंग स्टॉक्स होते हैं, जो हम पूरे के पूरे डब्बे देखते हैं, जो आजकल नए LHB स्टॉक्स भी कपूरथला में बनने स्टार्ट हुए हैं, वो पूरा काम, या फिर जो दूसरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए काम होते हैं, गुड्स वैगन्स बनते हैं, वो पूरे काम मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले देखते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो पूरा ट्रैक होता है उसके ऊपर बहुत लंबी वायरिंग होती है और भी बहुत सारे काम होते हैं दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो पूरा का पूरा काम देखते हैं। इसी तरह से इन सभी ब्रांचेस के काम आपस में बटे हुए हैं, तो पोस्ट अलग अलग हैं, तो हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें केवल सिविल वालों से कॉम्पिट करना है, मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल वालों से कॉम्पिट करना है। डन। इन 7 ग्रुप्स का अलग अलग सिलेबस बताया हुआ है। मैं 3 ब्रांचेस का, 3 ग्रुप्स का सिलेबस आपको इन ब्रीफ बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है। सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के अंदर बच्चों नॉर्मल सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। अगर आप SSC JEE का पेपर देखते हैं तो SSC JEE के पेपर के अंदर जो सिलेबस आपको मिलता है ऑलमोस्ट, हल्का फुल्का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट आपको सेम टॉपिक सेम सिलेबस यहाँ पर मिलता है। कुछ अंतर हैं, जैसे कि इस पूरे के अंदर अगर हम देखते हैं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, अब ये पूरा का पूरा हम सिविल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर को 2 अलग अलग टॉपिक्स के अंदर करके दे दिया है। सिमिलरली एक डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसके अंदर जो ऑटोकैड होता है ना पूरा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, उसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए। सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, उसको थोड़ा सा तैयार कर लीजिए। बाद बाकी आप जितना भी देखते हैं ना सिलेबस, लगभग सिलेबस जो दूसरे एग्जामिनेशन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हो रहे हैं उसकी तरह सेम ही है, सिमिलर ही है। सिमिलरली अगर आप मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं और उससे रिलेटेड किसी और ब्रांच के थ्रू आप पेपर दे रहे हैं, तो भी आपका जो पेपर है ना वो लगभग ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं जो दूसरे पेपर्स हो रहे हैं उन्हीं की तरह जो टॉपिक्स हैं उससे मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो वो हम कुछ जो 1-2 टॉपिक्स होते हैं उनको हम थोड़ा सा पढ़ के अलग से रख सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम देखते हैं तो बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ,
मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, लगभग पूरे के पूरे टॉपिक्स वही हैं जो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं, जो हम अपने बैचलर्स के अंदर पढ़ते हैं। बैचलर्स के बाद जब हम तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की, तो वहाँ पर हम ये टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो लगभग इस तरीके का आपको एक सिलेबस इसके अंदर मिलता है। अगर आप CBT 2 को क्वालिफाई कर लेते हैं, CBT 2 में आप मिनिमम कट ऑफ को निकाल करके आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, यहाँ भी मिनिमम मार्क्स हैं भाई, आपको उसके साथ तो चलते रहना ही है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम कम नंबर ला करके सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो मिनिमम मार्क्स तो स्कोर करने ही पड़ेंगे। अगर आप वो स्कोर कर लेते हैं तो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बच्चे बोलते हैं कि सर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर आप ईमानदारी से पेपर दे रहे हैं ना, आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं लगाया हुआ है, या फिर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ गलत चीज़ नहीं लिखी हुई है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो एडवर्टाइजमेंट के जो कंडीशंस हैं उसके अगेंस्ट जा रही है, जैसे आपकी डिग्री टाइम पर पूरी नहीं हुई, या फिर आपने जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट था वो ठीक नहीं था, या फिर कुछ और प्रॉब्लम थी। केवल वहीं पर आप फंस सकते हैं अगर आपके पूरे डॉक्यूमेंट सही हैं और आपने एप्लीकेशन फॉर्म की को भरते समय आपने पूरी कंडीशंस को अच्छे से फॉलो किया है, उन रूल्स को आपने ओबे किया है जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर थे, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े आसानी से यहाँ पर स्क्रीन हो जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप मेडिकल राउंड में जाएंगे। मेडिकल राउंड में रेलवे के अंदर इनके खुद के हॉस्पिटल्स हैं, हम सबको पता है, अलग अलग रेलवे के हॉस्पिटल्स हैं अलग अलग बोर्ड के अंदर, और इनके खुद के डॉक्टर्स होते हैं, और इनका जो मेडिकल होता है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। अगर आप में से कोई पहले कहीं नौकरी कर रहे हैं, पहले कहीं जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो आपका जो मेडिकल हुआ होगा उससे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा। इन्होंने अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड इनके अलग अलग बने हुए हैं। तो आप किस मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर, किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, उसमें आपको अपनी फिटनेस प्रूफ करनी होगी। और उसमें आपका नॉर्मल जो जनरल चेकअप होता है, आपका BMI होता है, लंग्स का टेस्ट होता है, हार्ट का टेस्ट होता है, आपका BP का टेस्ट होता है, उसके बाद आपका विजन आपका जो आई साइट है उसका आपका पूरा टेस्ट होता है। तो इस तरीके से आपके बेसिक हेल्थ चेकअप्स होते हैं और थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, थोड़े से अच्छे से ये पूरे चेकअप होते हैं, और उसके बाद अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर आप मेडिकल को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। अब मेडिकल के अंदर सर क्या प्रिपरेशन करनी है, अब ये हम सब पर अलग अलग डिपेंड करता है ना। इसके पहले की जो प्रिपरेशन है वो सबकी कॉमन है भाई, वो सबको एक साथ करके आनी है। मेडिकल के अंदर बच्चे सर फेस आउट होते हैं क्या? तो हाँ, होते हैं, है ना। रेलवे के अंदर, मेडिकल के अंदर बहुत सारे बच्चे फेस आउट होते हैं। अब यहां पर सर हमको क्या प्रिपरेशन करनी है, तो मैं उसमें आपसे थोड़ा सा ये कहूंगा कि एक बार आप जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपकी कैटेगरी के अंदर मेडिकल ग्रुप है, उस मेडिकल ग्रुप के साथ आप किसी फिजिशियन से या किसी भी डॉक्टर से आपके परिचय में हो, आपके नॉलेज में कोई अच्छा डॉक्टर हो, उससे मिल लीजिए एक बार, और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी फिटनेस को एक बार चेक करवा लीजिए। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है तो मीनवाइल उसको ठीक करवा लीजिए, उसको ठीक कर लीजिए, है ना। जो भी वो डॉक्टर बताते हैं या जो भी वो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको ठीक कर लीजिए। अगर कुछ परमानेंट प्रॉब्लम है तो दिक्कत होनी है, लेकिन अगर टेम्परेरी प्रॉब्लम है तो फिर आप ठीक हो जाएंगे, आपको वहां पर जाकर के दिक्कत नहीं होगी, वहां पर फाइनली जाकर के आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इतनी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर एक कॉमन प्रोसीजर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जो मेडिकल से रिलेटेड दिक्कतें होंगी या मेडिकल वेरिफिकेशन की जो तैयारी होगी वो हम सब पर इंडिविजुअली डिपेंड करेगी, है ना। हमारी फिटनेस कैसी है, हम मेडिकली कितने फिट हैं, तो वो हमारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपेंड करेगी। तो उसकी हम एक कॉमन एक रूट हम उसका तैयार नहीं कर सकते। अगर आप मेडिकल में फाइनली निकल जाते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे और आप जूनियर इंजीनियर के रूप में रेलवे के अंदर ज्वाइन कर लेंगे। डन, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक बात याद रखिए, इसके बाद मैं आप जो जिस चीज़ के लिए बैठे हुए हैं ना कि सब प्रमोशंस कैसे होंगे, क्या क्या मिलेगा और लाइफ कैसी होगी, उसके बाद थोड़ी बात करूंगा, है ना। आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, है ना। जो चीज़ें हमने इसके पहले देखी ना उसकी तैयारी करनी पड़ेगी पहले। वीडियो देखने के बाद हाँ हम सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको उस रूट के ऊपर चलना पड़ेगा। जो ट्रेन का डब्बा था ना, जो 3 डब्बे थे, उनमें एक एक करके आपको बैठना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे बढ़ के जो इंजन है वो आपको सिलेक्शन के स्टेशन तक लेकर के जाएगा। तो थोड़ा सा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जो बात लगभग सब बच्चे पूछते हैं या सब बच्चों के दिमाग में जो बात आती है कि सर ग्रोथ, कैरियर ग्रोथ क्या होगी और प्रमोशंस क्या होंगे। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मेरे जो विद्यार्थी हैं उनका भी एक्सपीरियंस है। कैरियर ग्रोथ या फिर जॉब सेटिस्फैक्शन, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट जॉब के अंदर कंपेयर नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा एक हमारे पास एक आधार या बेस होता है वो होती है जॉब सिक्योरिटी, है ना। चाहे कोई रिसेशन आ जाए
या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी समस्या हो जाए, यहाँ आपको नौकरी से कोई नहीं निकालेगा जब तक आप खुद एक बड़ा ब्लंडर क्रिएट नहीं कर देते, आप बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम खुद क्रिएट नहीं कर देते, तब तक आपको कोई यहाँ पर नौकरी से नहीं निकालेगा, क्योंकि आप पूरी एक प्रोसेस से सिलेक्ट होकर के आए हैं ना। आपको जिस बोर्ड की रिकमेंडेशन से सिलेक्शन मिला है, अगर कभी कुछ दिक्कत हुई तो आपके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी होगी, वो बोर्ड अपने उस पर्टिकुलर उस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेगा कि इस आदमी को हटाना है कि नहीं हटाना है। तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ी बात है। आपको एक अच्छा जीवन यहाँ पर जीने के लिए मिलता है। रेलवे में अगर आप पूरी की पूरी लाइफ लोगों की देखते हैं तो बहुत अच्छी चलती है। उनके अपने, जैसा हमने बताया ना, उनके अपने खुद के हॉस्पिटल्स हैं, उनके स्कूल्स हैं बहुत सारे, जहाँ पर आपके फैमिली में जो आने वाले बच्चे होंगे वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी, मतलब मैं उनको गिन नहीं सकता। रेलवे के अंदर कितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, रेलवे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्या करता है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। इवन जो दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनसे ज़्यादा चीज़ें या उनसे ज़्यादा बेनिफिट्स रेलवे के एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं, जो रेलवे के अंदर जॉब करते हैं उन लोगों को मिलती हैं। प्रमोशन चैनल अगर हम देखते हैं तो अगर आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए जा सकते हैं। सीनियर सेक्शन इंजीनियर के बाद आप असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर के लिए जा सकते हैं, फिर आप डिविजनल इंजीनियर बन सकते हैं और सीनियर डिविजनल इंजीनियर तक जा सकते हैं। यहाँ तक आपके चांसेस हैं पहुँचने के। अच्छा, एक चीज़ और, रेलवे के अंदर एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। रेलवे के अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट ये है, यहाँ पर टाइम बाउंड प्रमोशन तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर प्रमोशन के लिए एग्जामिनेशंस भी होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होते हैं। अगर बीच में आप उन एग्जामिनेशन की तैयारी कर लेते हैं तो जो टाइम होता है प्रमोशन के लिए, वो टाइम थोड़ा सा कम होकर उस एग्जाम के थ्रू आपको प्रमोशन मिल जाता है। तो अगर आप पढ़ाई करते हैं, मेहनत में भरोसा करते हैं, हार्डवर्क में बिलीव करते हैं, तो आपके फ्यूचर के लिए भी ये जॉब बहुत अच्छी है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे, आप बहुत जल्दी प्रमोट हो पाएंगे। ठीक है, तो सीनियर डिविजनल इंजीनियर्स तक इसमें प्रमोशन चैनल पूरे होते हैं। डन। मैं एक स्लाइड जो बच्चों के दिमाग में रहती है वो नहीं बताता हूँ कि सर सैलरी कितनी मिलेगी। देखो, एक बात याद रखो, ज़िंदगी के अंदर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है जो गवर्नमेंट जॉब हमें देती है ना। जब हम एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाते हैं तो सैलरी तो है ही, बहुत अच्छी सैलरी है। 7th पे कमीशन आने के बाद, जब से इंडिया में 7th पे कमीशन आया है, गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छी सैलरी है। इतनी अच्छी सैलरी है कि आप अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सकते हैं और बहुत अच्छे से आपकी फैमिली भी अपना जीवन जी सकती है। आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनका जीवन भी बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन मैं इस लेवल पर सैलरी के बारे में डिस्कशन नहीं करता, क्योंकि पैसा अभी से अपने दिमाग के अंदर मत रखिए, है ना। अभी से उस जीत की भूख रखिए जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं ना, जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं। अगर आपने अपने मन में सोचा कि मुझे RRB JEE को निकालना है, तो जो आपका जो पैशन बना ना, जो आपका ड्रीम बना, उसके लिए मेहनत कीजिए। और जब वो आपको मिलेगा तो आपको एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जो सैलरी है, जो पे बैंड्स हैं, वो एक अलग चीज़ है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर जो ग्रेड पे है वो 4200 का है, और अगर न्यू ज्वाइन अभी कोई करता है रेलवे के अंदर तो मेरे ख्याल से 50 से 60 हज़ार रुपये के बीच में उसकी स्टार्टिंग में उसकी सैलरी बनना स्टार्ट होगी। कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। डेयरनेस अलाउंस हर साल लगभग साल में 2 या 3 बार सेंट्रल गवर्नमेंट या जो रेलवे है वो बढ़ाता है, तो कंटिन्यूसली सैलरी हाइक होती है। ये एक अलग चीज़ है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपकी सैलरी लगातार बढ़ती जाएगी, लेकिन उस सैलरी से बड़ा आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बार लाल किले से कहा था, वो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उसको जॉब नहीं बोलते, उसको सर्विस बोलते हैं। बोलते हैं ना, वो सर्विस में है। उसको सर्विस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो देश की सेवा कर रहा है। अगर आप रेलवे के अंदर हैं तो रोज़ करोड़ों लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और वो जितनी भी जर्नी कर रहे हैं ना, जितनी भी ट्रेन चल रही हैं, उसका पूरा अरेंजमेंट आप अपनी दम पर कर रहे हैं। तो आप इस देश की सेवा कर रहे हैं, है ना, आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो वो सेटिस्फेक्शन एक बहुत अलग लेवल का है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, वक्त को अपना वक्त बनाने में वक्त लगता है ना, मतलब तैयारी करनी पड़ेगी। एकदम ऐसा नहीं कि वीडियो देखा और उसके बाद बस हम JEE बन गए और जूनियर इंजीनियर अब तो हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा सा करना पड़ेगा तैयार। जो चीज़ें हैं, जो पूरा का पूरा सिलेबस है, उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पूरी स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी, और उसके बाद फाइनली हम सेलेक्ट हो जाएंगे। बच्चों, फर्दर अगर आपको उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए या फिर और किसी चीज़ से रिलेटेड, आपका कैरियर से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, कुछ काउंसलिंग चाहिए, तो आप सिंपली www.medg.in पर जा सकते हैं। होपफुली ये सेशन आपकी हेल्प करेगा आगे तैयारी करने में, और अगर आप RRB JEE के लिए जा रहे हैं तो आपको इस सेशन से बहुत कुछ समझ में आया होगा और आपको तैयारी करने के लिए एक नई डायरेक्शन इस सेशन से मिली होगी। थैंक यू सो मच।